ताजी खोकर बहुत बड़ा नाम है ये। जी बिल्कुल। क्राइम का कहते थे, मगर मैं उसको मिला हूँ, बार बार मिला हूँ। वो इंतहाई शरीफ आदमी था, इंतहाई अच्छा इंसान था, उसके अंदर दर्द था। होगा कारोबार ये, असल में वो था यही जो टाउन प्लानर था। वो जुर्म जुर्म है, क्राइम क्राइम है। अच्छी वाली बात का तो आप छोड़ देना, इंटरेस्टिंग आपको लगी हो? इंटरेक्शन कोई भी नहीं, सारा एक ही तरह की कहानियां सारी। कोई जन जर जी इसी पे सारा चलता है, कोई जमीनों पे, कोई ये वो, कोई गैरत पे। उन्होंने मुझे शेख साहब जो हैं ओकाड़ा में लगे आके, जेलर सुपरटेंडेंट जेल, उस वक्त वो 1 स्टार लगा था उनका, तो उनके साथ मुझे जेल का दौरा करा दिया। तो मोहम्मद खान डाकू जो था, वो उस वक्त उसका एक नाम था उस दौर में, दहशत का अलामत थी। उसको पसंद इतना किया गया कि जो अखबारात के मालकान होते, जिनके मैगजीन होते थे, उनका ये मुतालबा बढ़ा गया कि जी आप जेलों की स्टोरियाँ लिखिए। फिर मैं बाकायदा तमाम जो चारों सूबों की जेलों का विजिटर बन गया। मेरे इल्म के मुताबिक आप लाहौर में स्टेज पे भी एज ए एक्टर काम करते रहे हैं। जी, फिर पाकिस्तान के जितने बड़े पेपर थे, जंग का मैगजीन था, नुमाए वक़्त का मैगजीन था, अमरूज़ का था, मशरक़ का था, और इस तरह बाहर के, तो भारत में बड़ा छपता हूँ मैं। मेरी जो भी कहानी होती है वो वहाँ, बल्कि 2-3 दफ़ा मुझे वहाँ जाना पड़ा भारत में, और मुझे बुलवाया गया उधर। वहाँ भी मेरी बुक वगैरह छपी हैं। मुझे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि एक तो मुझे पता नहीं था कि आप मुझे इस तरह काबू करेंगे। अगर ये होता तो मैं बकायदा कुछ ना कुछ लेके आता। अब की जो सियासत है, तब की सियासत 1970 की सियासत में और इस सियासत में बड़ा फ़र्क है। उस सियासत में ऐसे लोग थे सियासत में जो हिस्सा लेते, यार मोहम्मद खान लशारी साहब जी, हमारे ओकाड़ा से वो मिनिस्टर बने, तो उनके साथ अटैच हुआ। उस वक़्त मैं मंजूर से जावेद बन गया। एक मेरे इल्म में छोटी सी बात है जो मैं आपके ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि ज़िया के दौर में आपको भी कैद हुई थी। हाँ, और सजाए मौत तक ये बात वो ये हो गया वो ना? स्टोरी में आपसे सुनना मैं बताता हूँ। आदाब दोस्तों, मैं आपका मेज़बान इर्तिसाम साहिल सुखलवर चैनल की तरफ से। आज के हमारे मेहमान सहाफ़त के मैदान के वो सितारे हैं जिनको प्रेस क्लब के बानी मेंबर होने का एजाज़ हासिल है। एक जुर्रतमंद सहाफ़ी होने के साथ साथ वो बहुत ही उम्दा शायर, नसर निगार, कहानी और फीचर लिखने वाले कलमकार भी हैं, जिनकी तहरीरें अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क के अखबारात और रसाइल में शाया होती हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। जनाब जावेद राही साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बस दवाएं आप। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी मसरूफ ज़िंदगी में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे चैनल पर। उसके बाद हम आपके ज़िंदगी के तालीम और निजी ज़िंदगी के बारे में आपकी ज़ुबानी थोड़ा तारुफ आपका। देखिए, तालीम के हवाले से तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि मैट्रिक किया जी, फिर उसके बाद इसी दौर में मैंने जो है सहाफ़त ज्वाइन कर ली, और सहाफ़त के इस मैदान में सबसे पहले जो मैंने पेपर लिया वो बहुत बड़ा पेपर था। रोज़मा नवाए वक़्त में मैं गया जी, उसके बाद फिर मैं आ गया मगरबी पाकिस्तान में, फिर सियासत था, वो था। ये उस दौर के वो पेपर थे कि जो मुस्नद कहे जाते थे। इसके बाद मैंने बाकायदा अपना अखबार शुरू कर दिया। मुख्तलिफ़ अखबारात में जो मैगज़ीन उस वक़्त मशरक़, अमरोज़ वगैरह के मैगज़ीन होते थे, उनमें लिखता रहा, अब तक लिखता आ रहा हूँ। और बाकी मैस कम्युनिकेशन में भी क्या बात है जी। कर लिया मैंने। तो आपने सहाफ़त को ही क्यों चुना इसमें? सहाफ़त को इसलिए किया कि एक तो शुरू दिन से मुझे बचपन से ही तालिब इल्मी के ज़माने में बड़े लोगों को पढ़ने का शौक़ था। जैसे कि उस वक़्त दत्त भारती, सुब्रमण्यम, कृष्ण चंद्र, मंटो साहब, ये वो लोग थे कि जिनको मैं पढ़ता था। अच्छा, मेरे लिए वो चीज़ें इस तरह की थी कि मैं जब
कोई उनकी कहानी पढ़ता था तो मैं घंटों सोचता था वो किरदारों के बारे में। मुझे ये नहीं पता था कि वो तख्लीक है, तख़य्युल है, या एक उन्होंने अपने अदब के हवाले से एक नसर लिखी हुई है। जी मैं यही समझता था कि ये जिंदा सच को जिंदा किरदार हैं ये वाले। फिर मैंने सोचा कि कहानी अफसाना तो ये कहा कि जो आपको अच्छा लगे जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो हो जाएगा। तो सबसे पहले पेशा वाराना सहाफ़त का आगाज़ आपने किधर कहाँ जी से मैंने सबसे पहला जो मेरी पेशा वाराना सहाफ़त थी वो मैंने रोज़नामा सादत था, लाहौर से निकलता था, नासक सैफ़ी साहब उसको निकालते थे। जी तो उसका मैं बाकायदा वहाँ 250 रुपये माहवार पे उन्होंने मुझे रखा, या एक कोर्ट नोटिस उस वक़्त 18 रुपये का एक कोर्ट नोटिस होता था, उसमें 9 रुपये मेरे होते थे, 9 रुपये उनके होते थे। बड़ी बात, तो क्या बात। उसको मैंने मतलब अदालतों में जाके वो किया, मगर अल्लाह ताला ने मेरा भरम रखा, मेरी इज्जत रखी, या कोई मेरे नसीब ऐसे थे कि मैं जिस भी अदालत में जाता था जी वो जज मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर वो 1-2-3 इश्तार देता था। जो 5-7-10 जज मुझे इश्तार देते थे तो मेरी अच्छी खासी इनकम हो गई, अच्छी खासी। से मुराद ये है कि रोटी रोटी मेरी चल गई। सही। तो आपको एक सहाफ़ी के तौर पर किन बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मुझे ये कि अब की जो सियासत है, तब की सियासत 1970 की सियासत में और इस सियासत में बड़ा फ़र्क है। उस सियासत में ऐसे लोग थे सियासत में जो हिस्सा लेते, यार मोहम्मद खान लशारी साहब जी हमारे उकाड़ा से वो मिनिस्टर बने। जी बिल्कुल ऐसे ही। इस तरह जो MP हज़रात होते थे उनमें मियाँ खान साहब थे, यानी इस तरह के नाम थे कि जो वक्तन सियासी लोग थे। जी फिर मैंने 1970 में बाकायदा पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। तो आज तक मैं पीपल्स पार्टी के साथ हूँ, उसी के लिए काम करता हूँ, बड़ी बात। उसी के लिए सोचता हूँ, उसी के लिए मेरी तमाम मोहब्बतें होती हैं। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आप बानी प्रेस क्लब के बानी मेंबर भी हैं, तो वो सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा वो सफ़र आपका? ऐसे शुरू हुआ कि मनीष चौधरी साहब जो, क्योंकि उकाड़ा में मसावात जो है वो उसके वो ब्यूरो चीफ थे उकाड़ा में, जी और 2-3-4 बंदे थे मैं जिनको उंगलियों में नाम ले सकता हूँ। अब्दुल सलाम कामरेड साहब थे, मुबारक अली चौहान थे, और इसके बाद जनाब असलम शेख साहब थे। और अब चूँकि मेरा अब पुराना मामला है, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, इस उम्र में जा रहा हूँ, वैसे तो उस वक़्त जो फेमस साफ़ी था उकाड़ा का वो मनीष चौधरी था, जिसके साथ मैं जी, अटैच जी। हुआ बतौर उस्ताद कह लें, या जो उंगली पकड़ के बंदा चलाते हैं। जी बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मुझे उस वक़्त एक अखबार लेके दिया, मुझे याद है आज तक, वो बड़ा अच्छा अखबार था वो। उसमें मैं चला गया, उसमें मैंने ख़ासी देर काम किया। फिर उसके बाद ये प्रेस क्लब का ख़्याल आया, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की मनीष चौधरी साहब ने, मैं उनको सलाम करता हूँ कि आज तक वो बंदा लोग बहुत कुछ कहते, लोग तो पैगंबरों को भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल ऐसे ही है जी। उनके बारे में भी कोई ना कोई बात कर जाते हैं। तो वो एक अब दरवेश मनश आदमी है वो, उसने एक ऐसा प्लेटफार्म दे दिया उकाड़े में। हम 3-4 लोग थे, जी कुछ दुनिया से चले गए हैं, अब्दुल सलाम कामरेड चले गए, शहबाज अली खान साजिद चले गए, तो अता मोहम्मद गाजी साहब वो चले गए, तो हम 2-3 बंदे फिर रहे हैं। अल्लाह पाक हमें इतनी हिम्मत दे कि हम ये सारा मामला करते रहें। आमीन। मेरे इल्म के मुताबिक आप लाहौर में स्टेज पे भी एज एक्टर काम करते रहे हैं। जी स्टेज पे? हाँ, वो एक दौर था ऐसा कि जिसमें फिल्मेरिया जिसको कहते जी हैं, बिल्कुल। वो फिल्मेरिया था। क्योंकि मैं एक्चुअली जब मैंने राइटिंग शुरू की तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं बाकायदा कहानी को लिखूं। वो कहानी लिख के स्टूडियो के चक्कर लगा रहा हूँ, रेडियो स्टेशन पे जा रहा हूँ, करता था, छोटा मोटा काम मिल जाता था मुझे, ये नहीं कि नहीं मिलता था, मगर ये था कि वो ख्वाब मेरा पूरा ना हो सका। ना हो सका। तो स्टेज पे आपने किन किन किरदार को अदा किया? बस वो छोटे मोटे किरदार होते थे जो आर्ट काउंसिल लाहौर में जी जी थे, उसमें मिल जाते थे, कोई ना कोई कर लेते थे। मगर वो ऐसा दौर था जिसमें
दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं शौक था, मगर अकल नहीं थी कि आगे चल के ये छोटे मोटे जो करैक्टर किरदार है मेरे आगे दीवार बन जाए। वो बने, दीवार बने, बाकायदा बने। लोग अभी सवाल करते हैं। तो आप एक सहाफ़ी होने के साथ साथ शायरी भी करते हैं, हाँ, तो ये आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? वो बंदा तो सारे बंदे शायर होते हैं। अनपढ़ बंदे जो हैं आप देख लें, जिन्होंने पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं होता, तो वो पंजाबी के ऐसे ही शायर होते हैं कि बंदा मुंह में उंगली लेके बैठ जाता है कि यार ये क्या कह रहे हैं, क्या लिख दिया? असल में शायर का होना ये होता है कि जो बंदा किसी बात को महसूस कर ले ईमानदारी से, वो शायर है। तो आपने बाकायदा शायरी का आगाज़ कब किया था? वो दौर ऐसा था जब मैं सागर सिद्दीकी साहब के साथ अटैच हो गया। शौक़ था मुझे शायरी का, कुछ शेर मैंने ऐसे थे, तो मैं उनके साथ 7-8 साल सागर सिद्दीकी साहब के साथ रहा जी। या आप मुझे उनका मुलाज़म समझ लें या मेरा इश्क समझ लें। तो पहले मैं मतलब जिस वक्त उनके साथ अटैच हुआ उस वक्त मैं मंजूर से जावेद राही बन गया। क्या बात है, उन्होंने मेरा नाम चेंज कर दिया जो आज तक चल रहा है, जावेद राही। उस दौर में मैं अच्छे शेर भी कह लेता था। अब चलें आपसे सुनते हैं कोई शेर या गज़ल आपकी। वो ये है कि मुझे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है कि एक तो मुझे पता नहीं था कि आप मुझे इस तरह काबू करेंगे। अगर ये होता तो मैं बकायदा कुछ ना कुछ लेके आता। अब वो जहन में आ जाता, कोई ना कोई बैठे बैठे आ जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। नसर और फीचर में आपने किन मौज़ूआत को ज़्यादा तरजीह दी? असल में मैं इस मुआशरे के जो दुख थे शुरू दिन से ही, जी। जो मेरी कहानी सबसे फेमस हुई, सबसे पहली जो कहानी जिसका नाम था चंद चमकते सिक्कों के लिए, और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था जिसमें अपनी अहमदुद्दीन कासमी साहब, शीदा अमाम और बेदार लखनवी वगैरह ये लोग थे वो जो उसको करते। माहनामा अफसाना के नाम से एक पेपर कराची से निकलता था, क्योंकि कराची जो है अहले ज़बान वालों का। जी बिल्कुल ऐसे ही। और वो माहनामा अफसाना एक बड़ा मुस्तनद किस्म का एक पेपर था। तो एक कहानी मेरे ब्रेन में, कहानी क्या थी, वो हकीकत थी जो मेरी आंखों के सामने एक लड़की थी, वो ट्रेन के नीचे आने के लिए, तो उसके जो ट्रेन थोड़ी दूर थी, उसके जो लवाकीन थे वो चीखें मार रहे थे, तो मैं भी उधर से गुजरा था, मैंने भाग के उस लड़की को खींच लिया। और बाद में मुझे पता चला कि वो चूँकि रेलवेट एरिया हमारे इस रेलवे लाइन की तरफ ही था, दूसरी तरफ इस तरफ आबादी थी, सामने रेलवेट एरिया था। उसके ज़ुबान से निकला कि जिस वक्त मेरे चेहरे पे रौनक थी, जब मैं थी उस वक्त, अब मुझे आप रूटीन खाना एक टाइम का नहीं दे सकता, उस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या? मैंने तुम्हें अपना जिस्म बेच के तुम्हें पाला, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हारे नाज ज़खरे उठाए। आज मैं ज़िंदगी के उस दोहराए पे आके खड़ी हो गई हूँ कि मेरे एक वक्त का खाना भी जो तुम्हें वो नहीं पार करता। बस वो मेरे दिल के अंदर वो एक ऐसा चुभ गया, वो अल्फाज उस चुभ गया। वो काफ़ी दिन में उस उधेड़ बुन में रहा, ये क्या है ये। फिर मैं बाकायदा उस औरत के पास गया, डरता डरता उसके घर गया, खटखटाया उसको, उसने देखा, उसको पहचान लिया उसने मुझे कि वही है बंदा जिसने मुझे गाड़ी के आगे तक खींच के पीछे किया। लड़कपन था और जिसमें ताकत भी थी, हौसला भी था, जुर्रत भी थी, तो खींच ले वरना टुकड़े हो जाने थे उसके। तो मैंने उसको कहा तुम हुआ क्या तुम्हें, मुझे पता, मैं ये पूछने आया। फिर उसने मुझे जो कुछ सुनाया वो ऐसा दर्दनाक मामला था कि मेरी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। कि मैंने कहा कि ये जो जिस जगह मैं बैठा हूँ, यहाँ के लोग जो हैं वो ये कारोबार खुशी से नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। उनको भूख जो है या उनकी ज़रूरतें हैं वो मजबूर कर देती हैं, और उसमें कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं, मगर ज़्यादा जो उनमें सिलसिला है ना वो उन गुरबा का होता है जिनकी बच्चियाँ जो हैं वो इस काबिल नहीं होती, तो उनको बहाने से बाहर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर वो धंधा शुरू हो जाता है वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने वो कहानी लिखी चंद चमकते सिक्कों के लिए, उसका नाम था। तो वो एक बड़ी स्कीम चली हुई थी
तो मैं पहले भी एक आध अपने प्रोग्राम में ये बता चुका हूँ कि वो मेरी कहानी वो जो इसके मेंबर थे, अमदीन कासमी साहब थे, फैज़म फैज़ थे, वही मेंबर थे उस बोर्ड के। तो उन्होंने मेरी उस कहानी को सेलेक्ट कर लिया। पहला नाम 10,000 का था, तो अब ये देखें कि 1970 में 10,000 रुपया क्या होगा। बिल्कुल। खैर मैं घर से ज़्यादा तो मिल ही नहीं था, चाचा आराम से बैठ, मैं कहा जी मुझे जाने दें आप, मेरा वहाँ मामला है, मेरे उनका लेटर भी आया हुआ है। खैर वो इजाज़त मिल गई, मैं कराची आ गया। अब जिस हाल में गया था उसी हाल में वहाँ पहुँच गया। वो उन दिनों कैंची चप्पलें चलती थी, कैंची चप्पल बड़े शौक से पहनते थे, 6-7 रुपए की आती थी वो मैंने पजामा और कुर्ता पहना था, वो कैंची चप्पल पहनी, वहाँ पहुँच गए। साथ मेरा एक दोस्त था मेरा, जिसके साथ मिलके हम गए। अब जनाब हम वो ढूंढते ढांढते दफ्तर तो उनके पहुँच गए, वो मानामा अफसाना के दफ्तर चले गए। वो बंद था, जब हम वहाँ पहुँचे तो सारा कराची बंद था, टमा दुकानें खुली हुई थी। खैर वो जब दफ्तर खुला तो जो उसके खुर्शीद एजाज साहब, उनके जी चीफ जो है, उन्हें देखा कि 2 बंदे बाहर बैठे उजड़े वालों वाले फाटे पुराने कपड़े ने। तो भाई किधर आए हो? मैं कहा जी मैं जवेद राई। उसने नीचे से ऊपर तक मुझे ऐसे गौर से देखा, ऐसे तो क्या यार, मैंने समझा कि जवेद राई को बाबा होगा कोई, क्या 70-80 साल का बाबा होगा। तो यार तुमने लिखा अफसाना? मैं क्यों जी, कोई इसमें शक वाली बात है। तखयल था मेरा, पूरा कर लिया मैंने। खैर वो उसने वो लड़के को जो वहाँ उतारा गया, इनको ले जाओ, दोनों को जाके वहाँ से कपड़े दिलाओ, जूते जूते लेके दो। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सदर में ऐसे सड़कों पर सुबह सुबह, यानी मार्केट खुलने से पहले ना, तो बेशुमार लोग, कोई जूतियाँ बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई ज्वेलरी का सामान पड़ा है, कोई तो ठेले से लग जाते थे जी। खैर वो वहाँ से मुझे आज भी याद है, 12 रुपए की वो एक पैंट और 8 रुपए की जो है वो शर्ट, और जो शूज़ थे वो 75 रुपए के थे। वो जनाब हमें दोनों को हमने वो कपड़े दिलवाए हम आए। तो अब जो आगे लोग बैठे, जिन्होंने जो फंक्शन था मेट्रोपोल होटल में जी, तो वहाँ लेके जाना था। अब वो सब देखे, जब बंदा खुद कोई काम करता है तो उसे पूछना नहीं पड़ता उसको। बिल्कुल ऐसे है जी, कोई आप जो भी सवाल करने के मुझे पता होगा कि मैंने कैसे किया जी। उन्होंने मुझसे मुख्तलिफ सवाल किए, तो कासमी साहब अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, आमीन जी आमीन। तो वो बोले कि ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वहाँ चले गए। अच्छा अब वहाँ बड़ा ड्रामा हुआ। वो 10,000 रुपये की रकम तो थी मेरे दिन में, वो चेक मुझे पकड़ाए, मैं वो लूना, मैं जी मैंने लेना है वो यार तू लैला, वो पंजाबी ऐसे, मैं तो पंजाबी, तो हम तो ठेठ पंजाबी बोलते थे। जी जी बिल्कुल। और लैला लैला वो जो खुर्शीद एजाज साहब थे, तो वो फिर उनको पता चल गया, कहते हैं उधर डाल देना बैंक में। मैं जी बैंक में तो सुट गया जब मैंने तो पैसे दो। यार वो कासमी साहब कहते यार उनको पैसे दे दो, इनको चेक रख लो। तो वो सफ़र था मेरा जो शुरू हुआ पहली कहानी पैसों से, पैसे, और पैसे भी वो खतीर रकम थी उस वक्त की। बिल्कुल ऐसे है। फिर उसके बाद सर मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। फिर पाकिस्तान के जितने बड़े पेपर थे, जंग का मैगजीन था, नवाए वक्त का मैगजीन था, मरूज़ का था, मशरक का था, और इस तरह बाहर के, तो भारत में बड़ा छपता हूँ मैं। मेरी जो भी कहानी होती है वो वहाँ, बल्कि 2-3 दफ़ा मुझे वहाँ जाना पड़ा भारत में, और मुझे बुलवाया गया उधर, वहाँ भी मेरी बुक वगैरह छपी हैं। तो जहाँ तक सहाफ़त के मामले में आपने जो सवाल किया है कि हम तो साफ़ी बिल्कुल भी नहीं है, सीधी सी बात है। ऐसा क्यों? हम कलमी मजदूर हैं, रोटी कमाते फिरते हैं, मजदूरी करते फिरते हैं। अब यहाँ एक उकाड़ा के मेरे बड़े प्यारे मोहब्बत करने वाले आफाक साहब हैं, सलमान कुरैशी साहब हैं, उनका एक पेपर है, तो उसमें मजदूरी कर रहा हूँ मैं। क्या बात है। उससे रोटी कमा रहा हूँ मैं। मेरे साथ कोई बंदे और भी हैं जिनको रोटी मिलती है। तो ज़्यादा मैं यही करता हूँ, जो असल में जो मेरा फंक्शन है कि लोग जो लिखने वाले हैं जी जी, उनकी तहरीरें आती हैं,
उनको देख दाख के तो काम करके तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह मुझे रिज़्क़ दे देता है। तो आपकी नज़र में आज की सहाफ़त और आपके ज़माने की सहाफ़त में क्या नुमाया फ़र्क महसूस किया? उसमें नुमाया फ़र्क ये है कि उस वक़्त सहाफ़त थी, अज़ाफ़त नहीं थी। जी, उस वक़्त सहाफ़त सहाफ़त थी, थी। अज़ाफ़त नहीं थी। मैंने अर्ज़ किया ना जी, जी। कि मैं जिस पेपर में गया था, जहाँ मैंने नौकरी शुरू की रोज़ामा सादत में, जी, तो उसने मुझे नहला के रख दिया। मेरे पास शुबा था कोर्ट नोटिस का। जी। कोर्ट नोटिस जो है उस वक़्त 18 रुपए का या 15 रुपए का छपता था। तो मुझे वो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा। ये लाहौर प्रेस क्लब जब अभी आगाज़ था, ज़ियाद इस्लाम अंसारी साहब जो हैं उनके साथ रियासत अली साहब थे, उस वक़्त लाहौर प्रेस क्लब बन रहा था। तो मैंने वहाँ भी उनके साथ भी काम मैंने किया। वो सहाफ़ियों के घरों में वो जाता था लेटर देने के लिए, सुबह मीटिंग है, ये वो बोला फलां फलां। तो बस ये है कि अल्लाह ने नवाजा और बेशुमार नवाज दिया। मैं अब इस अनायत को या इस मोहब्बत को या इस करम नवाजी को, मेरे पास कोई ऐसा अल्फाज नहीं है कि जो मैं बोल के आपको बता सकूँ। मेरे जज्बात अंदर ये है कि अल्लाह पाक ने मुझ पर बड़ा रहम किया, बड़ा करम किया। तो आपने माशरती मौज़ूआत के साथ साथ जो सजाए मौत के कैदी थे हाँ उन पे भी आपने काफी काम किया। हाँ इसकी हाँ कोई खास वजह कि हाँ, उन्हीं लोगों इसकी को इसकी पकड़ना? बड़ी अहम, ख़ास नहीं, इसकी बड़ी अहम वजह ये है, मैं जब मैंने आगाज़ किया ना, मेरे बाबा जी कहते होते थे सागर सिंह साहब, यार आप लिखो, हकीकत लिखो, पढ़ने वाले अफसाना बना लेंगे। आप अफसाना लिखो, पढ़ने वाले हकीकत बना लेंगे। बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो पढ़ने वालों पर है, तो उन्होंने फैसला करना। आप तो जो मर्जी जो आता लिख दो। जी, तो फिर ये होता था कि मैं लिखने में तो फिर मेरा अब भी माशाल्लाह ये है कि रात जो है कम से कम 5-10 सफ़े लिख के सोता हूँ मैं, क्या बात है। क्योंकि मैंने अच्छा एपिसोड लिखता हूँ मैं ज़्यादा। अभी भी आप जो मेरी कहानियाँ चल रही हैं, इसमें फैमिली है नवाए वक़्त का, जी। उसमें बड़ी देर से लिख रहा हूँ। 28-30 साल हो गए हैं। रोज़ाना पाकिस्तान है इस्लामाबाद से, जी, उसके लिए लिखता हूँ, जो बड़े पेपरों में जी, आते बिल्कुल। हैं। और बड़े जो पेपर हैं उनमें सैयारा डाइजेस्ट है, उर्दू डाइजेस्ट है, सच्ची कहानियाँ कराची का, क्योंकि बहुत सारे मतलब पेपर ऐसे हैं कि जो इस वक्त ज़रूरत है, जी, उसमें करता हूँ। और जहाँ तक आपकी उस सहाफ़त का और इस सहाफ़त का, इस सहाफ़त में तकलीफ़ें बड़ी हैं। उस वक्त सहाफ़त में तकलीफ़ें ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त ये था कि एक बच्चा जो है 1 रुपए का आटा उठा नहीं सकता था। ऐसे ही। अगर उसको 1 रुपया दे के बेचते थे ना, तो 5-6 किलो आटा 1 रुपए का मिलता था। तो जाते हुए साथ में वो अपनी झोली में मक्की का आटा भी डाल देते थे एक रोटी के लिए। क्या बात है, बड़ी बात। तो उस वक्त ये होता था कि उस वक्त ये नहीं रोटी तो मेरी जानी है, हम्म, घर में ये होता था। अब ये है कि इस सहाफ़त में अभी प्रेस क्लब का हमारा झगड़ा चल रहा था, शहबाज शाहीन बेचारे का, वो क्या कहते हैं कि रड़ी निकल गई उसकी। जब भी कोई रौला पड़ता है, जब भी किस्सा होता है, वो इतनी दुखी वो बच्चा होता है, मैं आपको बता नहीं सकता। हालांकि मुझे तो आज तक किसी बंदे ने नहीं ये कहा कि शहबाज शाहीन ने किसी से पैसे लिए हैं या किसी को, वो देता ही है। वो हमारे जो कमज़ोर साथी होते हैं, जी, बता जी। उनकी मदद करता है वो। बड़ी बात है। और मैं सल्यूट करता हूँ उसको। ये एक दफ़ा नहीं, बहुत दफ़ा कभी इंतज़ामिया से पढ़ा, कभी पुलिस से पढ़ा, कभी साफियों से पढ़ा, बस वो चलता रहता है, वो लगा रहता है। तो ये आपका जेल कहानी कैदियों पे लिखने का कैसे आपको ज़हन में आया? असल में जो आगाज़ मैंने किया ना, जब इसका जी, कहानियों का, तो उसमें जुर्म सज़ा मैंने बड़ा लिखा है। नवाए वक़्त में ये था, जंग नवाए वक़्त, तो उस वक़्त का मशरक़ अमरूद, वो मेरा ही मतलब चारों में, एक डेली में चारों में लगता था, एपिसोड चारों में लगता था। चारों में लगता था। तो फिर मुझे याद आ गया कि मोहम्मद खान डाकू जो है वो साहिवाल जेल में है। तो उस वक्त मैंने अपना पर्चा शुरू किया हुआ था। मैं मुख्तलिफ अखबारात के डिक्लेरेशन किराए पे लेके तो निकालता था पर्चे में। तो यहाँ मेरा, क्योंकि उस वक्त काड़ा तहसील थी, जी, तो साहिवाल ज़िला था, तो ज़्यादा हम साहिवाल आते जाते थे। मजीद अमजद साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, आमीन, आमीन। तो उनको मैंने कहा कि जी मुझे जेल अंदर से देखने का बड़ा शौक है। तो वो बड़ा हंसे, वो जावेद भाई,
क्या लेने जाना है यार आपने जेल में, चलो मैं कह देता हूँ। खैर उन्होंने मुझे भिजवा दिया। तो उस वक़्त के जो जेलर थे सालिक साहब था उनका, आगे कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ। तो जी। अल्लाह उन्हें खुश रखे, अगर हैं, अगर नहीं है तो अल्लाह उनको आमीन जी आमीन। करे। उन्होंने मुझे शेख साहब जो हैं उकाड़ा में लगे आके, जेलर सुपरटेंडेंट जेल, उस वक्त वो 1 स्टार लगा था उनका, तो उनके साथ मुझे जेल का दौरा करा दिया। तो मोहम्मद खान डाकू जो था वो उस वक्त उसका एक नाम था उस दौर में, दहशत का अलामत थी। तो वो चलते चलते कहा जी वो देखो वो मोहम्मद खान डाकू बैठा हुआ है। मैं उसके पास चला गया, उसको रोकने के बावजूद। जी। तो मैंने 1-2 सवाल उससे किए तो उसने मेरी तरफ देखा। तो शेख साहब ने कहा कि खान साहब आप ये साफ़ी हैं, ये देखने का शौक़ था, ये बाकायदा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं कहा जी मुझे इनसे बात करने दें। उसने कहा कि मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने किसी के लिए किसी को मार दिया। बड़ी बात है। फिर उसके बाद पीछे मुड़ के मैंने देखा ही नहीं, मुझे ये भी नहीं याद कि मैंने क्या किया तो क्या नहीं। बस जेल से बाहर आया मैं, तो फिर मोहम्मद खान डाकू को मैंने बेस बना लिया। तो फिर मैं नवाए वक्त में मेरी वो एपिसोड चलने शुरू हो गए। वो उसको पसंद इतना किया गया कि जो अखबारात के मालकान होते, जिनके मैगजीन होते थे, उनका ये मुतालबा बढ़ा गया कि जी आप जेलों की स्टोरियाँ लिखिए। फिर मैं बाकायदा तमाम जो चारों सूबों की जेलों का विजिटर बन गया। वहाँ जा के मैं उस कैदी को देखता या उसको स्टोरी को देखता जो मतलब है क्यों उस तरह मौत हुआ है, उससे गुफ्तगू करता, घर आता, उसको लफ्ज़ों के प्यारा हाथ में लपेट देता। तो अब ये चल रहा है निज़ाम, अभी तक तो चल रहा है। चले जी, अल्लाह खैर करे। मेरी 2 बुक्स आ गई है, तीसरी आजकल में आने वाली है, जेल कहानी नंबर 1, जेल कहानी नंबर 2। तो मेरी कहानी जो जेल कहानी नंबर 1 में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब ने एक सच बयानी लिखी है। वो कहते हैं, आप मेरी बुक देखिए, पीछे लिखा हो उनका बाकायदा दफ्तर मुझ पर है। उसने कहा कि मैं कौन कहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ ने दम तोड़ दिया। जो ये बात कहते हैं तो जब मैं कहता हूँ जावेद अली को पढ़ के देखो क्या बात। तो जब भी एक कहानी लेके आते हैं उसमें एक नया कर्ब होता है, एक नया दुख होता है, एक नई सच बयानी होती है। वो दहलीज के अंदर चले जाते हैं। तो मैं दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि जब आप थक जाएं या कुछ रीड करना चाहें तो जावेद अली की जेल कहानी पढ़ो। जेल कहानी पढ़ो। आपने आज तक बहुत से कैदियों का इंटरव्यू किया होगा, उनकी कहानी अपने किताबों में शाया की होगी। सबसे अच्छी आपको कोई स्टोरी लगी होगी यार, ये इस बंदे की स्टोरी जो है ना वो नहीं। जुर्म है, क्राइम है। अच्छी वाली बात का तो आप छोड़ देना। इंटरेस्टिंग आपको लगी हो? इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं, सारा एक ही तरह की कहानियां सारी। कोई जर जी इसी पे सारा चलता है, कोई जमीनों पे, कोई ये वो, कोई गैरत पे, इस तरह के मामला। गैरत में तो होता है, ये तो ठीक है कि अगर आप किसी के घर के अंदर झांकेंगे तो आपको छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको आज तक जेलों में जाके कैदियों से मिलने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? किसी का भी नहीं। मैं बाकायदा पाकिस्तान की चारों सूबों की जेलों का विजिटर हूँ। मैं, मुझे वही प्रोटोकॉल मिलता है जो जिस तरह कोई सेशन जज जाता है या कोई बड़ा जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी वो इसी तरह मिलवाते हैं, विज़िट करवाते हैं। मैं जेलों के विज़िट करता हूँ। और फिर मैंने एक वो बनाया हुआ है कि जो कैदी बेचारे ऐसे पड़े होते हैं। देखिए जेल का माहौल, हर जेल एक पूरा मुल्क है, एक पूरा शहर है, एक पूरा ज़िला है, पूरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरी डिवीज़न है एक जेल। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने नाकर्दा गुनाहों के हवाले से बेचारे सज़ा हो जाते हैं। उनके वकील कमज़ोर होते हैं या उन्होंने वकालत के हवाले से उनको देखा ही नहीं होता, तो फिर वो उनकी सज़ा पूरी हो जाती है। अब जुर्माने की जो रकम होती है वो अदा नहीं कर सकता तो लिहाजा जेल के अंदर होता है। वो हुकूमत पर भी बोझ होता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो हुकूमत पर रोटी उनको देनी पड़ती है, 3 टाइम का नाश्ता वाश्ता ये वो। तो फिर वो हमने वो प्रोग्राम बनाया, तो फिर उसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ मिल गए।
क्योंकि अगर ऐसा ख़ास करके हम जो जब ईद उल फितर होती है या कोई ऐसा इवेंट होता है उस पर जो हम लिस्ट मंगवा लेते हैं, जेल वाले खुद ही भेज देते हैं कि जनाब ये 2-3 कैदी हैं यार, इनके जुर्माना अदा कर दो। वो फिर हम मिलके शहर से मिन्नत तरला करके लोगों से, तो आपके मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आफाकी साहब, जहाँ हमारे उकाड़ा के साफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं और मुखैर भी हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मगर उनका वो सहाफ़त वाला कोई अरा रौला नहीं उनका, वो अपना रिज़्क़ हलाल कमाते हैं और अपने अखबार के चीफ भी हैं। तो वो हमारी सामी है, जब भी किसी को आ जाए तो वो उसके मिन्नत तरला करते हैं कि जनाब वाला तो हमें इतने को पैसे चाहिए तो हम मदद कर दें, तो वो बाज़ का तो वो सारे पैसे दे देते हैं। तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार अगर किसी की जुर्माने की रकम होती है जमा करा के उस कैदी को चढ़वा देते हैं। बड़ी बात है जी, बड़ी बात। तो ये जदों कि इस अमल में मैंने ये एक अच्छा काम किया है और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे मज़ीद आगे ऐसे काम करने की। तो एक मेरे लिए में छोटी सी बात है जो मैं आपके ज़ुबानी सुनना चाहूँगा कि ज़िया के दौर में आपको भी कैद हुई थी, हाँ, और सजाए मौत तक ये बात वो ये हो गया वो ना? स्टोरी में आपसे सुनना मैं बताता हूँ। उसमें मुबालगा राय बड़ी थी, वो एक ज़ाती एक मामला था हमारा जी, मर्डर हो गया था। तो वो जो साथ में जिनके मैं मुलव्वस था वो सबको सज़ाए मौत हो गई हुई थी, वो मार्शल लगी हुई थी। वो फिर बहरहाल अपील में चले गए, दोबारा केस लड़ा तो अल्लाह ने मेहरबानी की तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। बड़ी बात है। वो उसमें कोई वो सदाकत ऐसी नहीं थी, वो कोई जो लोग कहते हैं, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, आपको तो आमदनी पकड़ी जाती थी। ऐसे ही है जी, ऐसे। जेल कहानी के अलावा भी आपकी कोई किताबें वगैरह जो है? हाँ, उसमें मेरे बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो जिसपे अफसाने हैं और सफ़रनामे मैंने तकरीबन 5-10 मुल्कों के सफ़रनामे लिखे मैंने, उसमें वो छपे हैं। मगर ज़्यादा जो मेरी पूरी दुनिया में जो मुझे जिसने फेमस किया है वो जेल कहानी है। जेल कहानी, ये आपकी जेल कहानी का जो तीसरा पार्ट है वो कब तक आप आजकल में आ जाएगा? मैंने अर्ज किया ना कि हमारे आफाक साहब हैं, उनको मैंने गुजारिश की है कि जनाब वाला कोई मेहरबानी करें, गरीब बंदा हूँ मैं तो थोड़ी बड़ी मदद करें। तो उन्होंने वादा किया कि इंशाल्लाह जब बड़ी जल्दी लेके आएंगे हम। कौन सी शख्सियतें आपके लिए तहरीक और रहनुमाई का बास रही? मेरे लिए हर वो शख्सियत जो है वो इस तराजू में है कि जिसके अंदर दिल है, जिसके अंदर दुख सहने की, दुख देने की नहीं, दुख सहने की, दुख बांटने की खुसूसियत है, वो मेरे लिए मोहतरम है, चाहे कोई भी है वो, जिसमें आप भी हों, जो भी दोस्त हैं वो। देखिए मेरी बात सुने, किसी पर रहम करना और किसी पर जुल्म करना जी, वे बिल्कुल ऐसी है कि जैसे लाज़िम मज़लूम चीज़ें दो होती हैं, दिन है रात है, तो इसी तरह है कि जैसे दुख है साथ में मोहब्बत भी है। बिल्कुल ऐसे। तो हर बंदा तो दुखी नहीं होता जी, सुख भी तो होता है। जाहिर सी बात है जी, जाहिर सी बात। राय साहब, जैसा कि आपने बताया कि जेल कहानी का आपको जब आपने उसकी पहली स्टोरी शाया करवाई, उसके बाद आपको ज़्यादा इसी चीज़ की फरमाइश आने लगी कि जेल कहानी पे लिखो, तो उसके बाद फिर आपकी जो दूसरी कहानियाँ हैं या कोई आपका दूसरा काम, उसको क्या असर पड़ा उस पर जेल कहानी से? कोई नहीं, वो जेल कहानी में भी अदब होता है जो मैं लिखता हूँ, वो ये नहीं कि उसमें मार धाड़, ये नहीं। असल में जो दहलीज के दुख होते हैं ना, वो हर घर के एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही थे, ये तो आपको मानना पड़ेगा जी। तो मैंने जो भी आज तक लिखा है वो दहलीज के दुखों को ही मैंने इकट्ठा करके तो उसको तरतीब देता हूँ। कहानियाँ वही होती हैं, बातें वही होती हैं कि जो हर जगह हो रही होती हैं, सिर्फ ये है कि उनको लिखने का, उनको बताने का, उसको कहने का अंदाज मुख्तलिफ होता है जी। मेरे असातिज़ा जो हैं माशाल्लाह वो बहुत बड़े नाम हैं जिनमें मैं खिदमत की, जिनको मैं अपने साथ ये समझता हूँ कि उनकी मुझ पर करम नवाज़ी थी, मोहब्बत थी, कि जिन्होंने आज मुझे इस लायक किया कि मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। माशाल्लाह। तो आपका जेल कहानी के अलावा और कौन कौन सी कहानियाँ इस टाइम अखबारात में शाया की? जी, मैं इस वक्त जो बाकायदगी से जिन पेपरों को ले लिखता हूँ जी,
उनमें नवाए वक्त का है फैमिली, और इस्लामाबाद का है रोज़नामा पाकिस्तान। जी। इसके अलावा ख़बरें तो खैर मेरी पहचान की ना, जेल कहानी ख़बरें में सबसे पहले ख़बरें में शुरू हुई थी। क्या बात है। जेल कहानी जो है वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, शाह साहब आमीन, को, आमीन। उन्होंने मुझे ये फ़राहम की, ये मुझे सहूलत फ़राहम की ना जी। कि मुझे उन्होंने एक प्लेटफार्म दे दिया। मैंने मतलब ये एक ताजी खोकर बड़ा बहुत बड़ा नाम है ये जी बिल्कुल। क्राइम का कहते थे, मगर मैं उसको मिला हूँ, बार बार मिला हूँ। वो इंतहाई शरीफ आदमी था, इंतहाई अच्छा इंसान था, उसके अंदर दर्द था, होगा कारोबार। ये असल में वो था यही जो टाउन प्लानर था वो, तो टाउन प्लानर को आज तक किसी ने अच्छा कहा है? कोई भी बिल्कुल नहीं अच्छा ऐसे कहता। वो लुट के खा गए। फिर ऐसे तुम्हें कौन अगर से- अच्छा लगा तुमने कर लिया, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम ना करो। वो तुम्हें घर से तो नहीं लेने गया, तुम खुद जाते हो हो जाते हैं ऐसे ही। कि जनाब है 5 मरले का हमें प्लॉट चाहिए, ये हमने घर बनाना है। वो तो नहीं जाता आपके घर में। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी शरायत आप पढ़ते हैं करके, तो फिर आप सिग्नेचर करते हैं वहाँ, वो आपका काम शुरू हो जाता है। अच्छा, वो इसी तरह का वो बंदा, वो भी उसको इस्लामाबाद बन रहा था, तो वो भी जाते ये हमारे रियाज साहब, मलिक रियाज साहब, जी। इसी तरह का वो बंदा था। मगर वो फिर किसी और मामले में चला गया। मैं जब उससे मिला हूँ, जब मैंने उनका वहाँ रावलपिंडी में जेल में उसका मैंने इंटरव्यू किया जाके, तो उस वक्त 10-15 उसके लोग गनमैन इस साइड पे थे, 10-15 बंदे। मैंने कहा पता नहीं वो कितना को बड़ा बंदा होगा, महीन सा बिल्कुल मलांग टाइप जब बंदा था, तो पीछे उसका पूरी फौज थी। क्या बात। और जो उस वक्त का वहाँ का अवान साहब थे, सुपरटेंडेंट जेल जो है, वो भी पीछे चल रहे थे उनके। मैं खैर दिल के अंदर मेरे ये तो था कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, खुदा ना करे मुझे नुकसान ही ना पहुंचा दे कोई, जाहिर सी इतने बात है, बंदे डर उसके तो लगता पास है है। ऐसे ही है। मगर जब उसने गुफ्तगू शुरू की तो मुझे ये कहना पड़ा कि ये बंदा अलफ से लेके बे तक या ये तक ये बेगुनाह है। बेगुनाह। उसके ऊपर कोई केस नहीं था कोई भी, मगर उसको जो हुकूमत है उसको छोड़ दी नहीं थी। अब पता नहीं इसमें क्या राज था। ये जो मैंने सुना लोगों ने, ये बिल्डिंग मेरी है तो उसकी हो जाती थी। तो इस तरह के लोग मफरूज़े जो बढ़ते हैं, जी। मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा। मैं उनके बेटों को भी उनको मिला हूँ, मैं वहाँ उनके गया हूँ। तो ये आपकी किस सन की ये स्टोरी है, आप उसको किस सन में मिले, कोई आपको हो इसे 2-3 अंदाजा? साल पहले की जो मेरी ये पहली बुक आई है ना, जी। तो वो जो उसके ऊपर लिखा हुआ वही सन था वो। और मुझे तो नहीं याद इतना कि वो मुझे ये भी नहीं याद कि मेरी बुकें आई कब कब हैं। मगर ये है कि मैंने 1970 में आगाज़ किया था मैंने इस फील्ड का, इस लेन का, जिसमें मैं आज तक चल रहा हूँ। जी। तो जेल कहानी का प्रॉपर आगाज आपने कब किया था? प्रॉपर आगाज हाँ, ये मैंने 1970 में किया था। 1970 में पहली जेल कहानी 1970 में आपने की? जुम्मन सज़ा था ना, जी। तो जुम्मन सज़ा के बाद फिर चीफ साहब ने, शाह साहब ने कहा कि जावेद या तुम जाओ जेलों में जाओ और सच लेके आओ। बिल्कुल ऐसे ही। मैं गया और अल्लाह ने मेरी मदद की। आप जैसे अच्छे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे वेलकम कहा, मेरी मदद की। फिर जो 4 लाइनें लिखनी आती थी। प्रोग्राम के इख्तिताम में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नौजवान लिखारी और उभरते हुए साथियों को कोई पैगाम देना चाहें। देखिए, दोनों ही जो है ना वो नौआमोज हैं, दोनों ही। जी। वो सीखना शुरू करते हैं और जो सीखे होते हैं वो लोगों को कुछ बताते नहीं हैं। वो दोनों एक ही किश्ती का सवार हैं। मगर ये मेरी उन लोगों के लिए जो नौआमोज हैं, जो नए लिखने वाले हैं, उनसे को मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ करो उसकी बाज़गश्त तुम्हारे जाने के बाद भी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अल्लाह हाफिज़। राय साहब के एक बहुत ही अच्छे पैगाम के साथ इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। अगली दफ़ा मिलते हैं एक नई आवाज़ और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।